तो ये कहानी है मेरठ के एक कोठे की। कोठे पर एक लड़की होती है जो कि अंग्रेजी बोलती है, जो कि 2.5 साल से उस कोठे पर रह रही है। दोस्तों, तमाम कस्टमर उसके लिए लड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो हर उस लड़की से मिलना चाहते हैं, उसके साथ में एक रात बिताना चाहते हैं। तो उस क्षेत्र में एक महिला भी रहती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। जो सुमित्रा होती हैं वो सेक्स वर्कर जो होते हैं उनके ऊपर किताब लिखा करती हैं और एक एनजीओ वगैरह चलाती हैं, जिसमें तमाम जो कोठों में लड़कियां होती हैं जो निकलना चाहती हैं, एक नया जीवन चालू करना चाहती हैं, उनकी हेल्प वगैरह भी किया करती हैं। तो दोस्तों, ये इस कोठे पर जाती हैं। जब कोठे पर जाती हैं तो ये देखती हैं कि एक लड़की है जो कि इंग्लिश में बात कर रही है, अगर गाली भी दे रही है तो अंग्रेजी में दे रही है। जब सुमित्रा जी उस लड़की से बात करने की कोशिश करती हैं और उस लड़की को अगर टच भी कर देती हैं तो वो लड़की अंग्रेजी में उसे गाली देती हैं और उससे कहती है, तू हाथ धो के आई है अपने, तूने मुझे टच कैसे किया। यानी कि फुल बदतमीजी में वो लड़की बात करती है और वो इंग्लिश में तड़ातड़ गालियाँ देती है। तो सुमित्रा जी को बड़ा अजीब लगा, मगर वो बुरा नहीं मानती हैं, क्योंकि वो दर्द पहचानने में माहिर थीं। उन्हें पता था ये लड़की जो गुस्से में रहती है, हर वक्त गाली देती है, अगर दूसरा इसके शब्द मुंह में से कोई निकलता है तो वो गाली होता है, वो भी इंग्लिश में देती है, इंग्लिश बोलती है। आखिरकार ये कोठे पर आई कैसे, इसकी क्या कहानी है और क्यों ये इतना ज़्यादा गुस्से में रहती है, हर किसी से गाली देकर क्यों बात करती है, ये सुमित्रा जी को जानना था। सुमित्रा जी के मन में जो जिज्ञासा चलने लगी थी, तो सुमित्रा जी उस लड़की का बुरा नहीं मानते हैं। अब सुमित्रा जी अपने घर पर पहुंच जाती हैं और 1-2 दिन बाद वो कोठे पर फिर आती हैं, क्योंकि वो रोज़ कोठे पर तो नहीं आ सकती, क्योंकि जो कोठे की मालकिन हैं वो उन्हें अलाउ नहीं करती हैं। तो 1-2 दिन बाद वो आती हैं और उस लड़की से फिर बात करने की कोशिश करती हैं और उसे कुछ समझाती हैं। तो वो लड़की कहती है, तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, तू मेरी माँ है, मेरा जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, अगर मुझे अच्छा लग रहा है सबसे गाली देकर बात करना तो मैं सबसे गाली दूंगी। दोस्तों, जब सुमित्रा जी उस लड़की की ये बात सुनती हैं तो उससे कहती हैं, ठीक है, अगर तुझे गाली देना अच्छा लगता है ठीक है, गाली दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मुझसे कम से कम बात तो कर। मगर वो लड़की उनसे बात नहीं करती है। तो सुमित्रा जी फिर अपने घर पर आ जाती हैं, विचार करती हैं ये लड़की पता नहीं क्यों नहीं बात करना चाहती, हो सकता है ये अब इसके मन में इतनी ज़्यादा नफरत भर गई है, किसी पर विश्वास ही नहीं है, तो वो हार नहीं मानती हैं। तो एक दिन सुमित्रा जी उस कोठे पर फिर जाती हैं और उस लड़की से कहती हैं, ठीक है, तू मुझसे बात नहीं करना चाहती, मत बात कर, मगर ये डायरी ले और ये पेन ले, तुझे जो कुछ भी लिखना है, तुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तेरा दर्द है, सारा इस किताब में लिख दे। तो वो लड़की कहती है, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो सुमित्रा जी कहती है, चल ठीक है, तू खुश ही सही, इस कोठे पर खुश है ना तो तू खुशी के पल लिख दे, जो तुम्हारे अच्छे पल हैं उनको इस पर लिख दे। तो वो जो लड़की होती है वो उस डायरी को ले लेती है। तो सुमित्रा जी अपने घर पर आ जाती हैं और 1-2 दिन बाद फिर कोठे पर जाती हैं, मगर इस बार वो लड़की से बात करने की कोशिश नहीं करती हैं और ना लड़की की तरफ में देखती हैं। वो जाती हैं मालकिन के पास में और मालकिन से ही बात करने लग जाती हैं। तो इधर जो लड़की है जो कि अंग्रेजी बोलती है, वो सुमित्रा जी से बात करना चाहती थी, उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर सुमित्रा जी पूरी तरीके से उसे इग्नोर करती हैं। तो वो लड़की सुमित्रा जी के पास आती है और उनसे कहती है, ओए ओल्ड लेडी, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है। तो सुमित्रा जी उस लड़की से कहती हैं, मैं तुझे ओल्ड लेडी कैसे दिख रही हूँ, जो मेरी उम्र है वो 42 साल है और मैं तुझसे बात नहीं करना चाह रही हूँ, तू ही मुझसे बात नहीं कर रही है। तो वो लड़की कहती है, चल ठीक है, अब तू मेरी ज़्यादा माँ बनने की कोशिश मत कर। तो सुमित्रा जी बड़ी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ, तुम्हारी उम्र की तो मेरी बेटी है। तो वो लड़की सुमित्रा से कहती है कि तुम माँ जैसी तो नहीं लगती हो। तो सुमित्रा कहती है, कैसी लगती हूँ। तो लड़की कहती है, दीदी जैसी। तो सुमित्रा कहती है, नहीं, मैं दीदी जैसी नहीं, मैं माँ ही जैसी लगती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो माँ समझ के कहो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। तो लड़की कहती है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ में बेटी जैसा बिहेवियर करूंगी। तो सुमित्रा कहती है, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकती हो, तुम तो सेकंड पर गाली देती हो, बहुत जल्दी गाली देती हो। तो वो लड़की कहती है, आज से मैं सभी को छोड़ दूंगी गाली वगैरह देना। तो दोस्तों, सुमित्रा जी वहाँ से चली जाती हैं, अपने घर पर पहुँच जाती हैं, मगर मालकिन के उनके पास में कॉल आता है और मालकिन उसे कहती है कि जो लड़की है
वो अब किसी से ज़्यादा गाली नहीं देती है, एक आध बार गाली देती है। और पहले किसी भी कस्टमर के लिए मना नहीं करती थी। अगर मैं कहती थी कि चली जाए उसके पास में तो झट से चली जाया करती थी। अगर खाना भी खा रही है, अगर मैंने कह दिया कस्टमर आ गया है चली जा, तो फट से चली जाया करती थी। मगर अब तो ये मना भी करती है और किसी भी कस्टमर के पास जाती है, कस्टमर के पास जाकर तुरंत आ जाती है, अपनी डायरी में लिखना चालू कर देती है। और कई बार तो खाना भी नहीं खाती है, डायरी में लिखती रहती है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। एक बार आप आइए और इसे चेक करिए कि आखिरकार ये अपनी डायरी में क्या लिख रही है, कहीं ये हमें फंसवा नहीं दे, कोई पुलिस वगैरह केस नहीं हो जाए। तो सुमित्रा जी कहती हैं चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ और मैं देखूँगी वहीं पर आकर। तो सुमित्रा जी उस कोठी पर पहुँच जाती हैं और उस लड़की के पास में जाती हैं, उस कमरे में। वो लड़की उस टाइम पर लेटी हुई होती है। जब लेटी हुई होती है तो सुमित्रा जी उनके पास में जाकर बैठ जाती हैं। तो लड़की उनकी गोद में सिर रख लेती है और उन्हें कस के पकड़ लेती है और पकड़ कर फूट फूट कर रोने लगती है। जब फूट फूट कर रो रही होती है तो सुमित्रा जी भी उनको मना नहीं करती है, लड़की को खूब रोने देती है और उनके सिर को सहलाना चालू कर देती है लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत रोती है वो। रोने के बाद में सुमित्रा जी से कहती है कि मुझे तुम अपनी माँ जैसी लगती हो। तो सुमित्रा जी कहती हैं हाँ मुझे भी तू मेरी बेटी जैसी लगती है, मगर तेरी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तू डायरी में हमेशा लिखती रही है, मुझे दिखा अपनी डायरी। तो वो लड़की कहती है अभी नहीं, अभी जो मेरी डायरी है वो मैंने पूरी नहीं लिखी है, जब मैं पूरा लिखूँगी उसके बाद तुम्हें दिखाऊँगी। तो सुमित्रा जी कहती हैं चल ठीक है, तू अपनी डायरी को लिख ले, मगर जो तेरी डायरी का जो लास्ट पन्ना है वो मैं लिखूँगी। तो वो लड़की कहती है आप कैसे लिख दोगी? क्योंकि दोस्तों सुमित्रा जी जो होती हैं वो एनजीओ वगैरह चलाती हैं, तो वो ये सोच रही होती हैं अपने मन में कि इस लड़की को तो मैं यहाँ से निकाल ही लूँगी, इसकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँगी। इसलिए वो कह रही होती हैं कि तुम्हारी जो डायरी का आखिरी पन्ना है वो मैं लिखूँगी। मगर वो लड़की कहती है नहीं, तुम मेरी डायरी का आखिरी पन्ना नहीं लिख सकती, उसे तो मैं ही लिखूँगी। सुमित्रा जी कहती है नहीं, उसे मैं लिखूँगी। मगर लड़की कहती है नहीं, तुम नहीं लिख सकती, उसे तो मैं ही लिखूँगी। तो सुमित्रा जी कहती हैं ठीक है, तू ही लिख लेना, मगर अभी दिखा तो दे। तो वो लड़की मना कर देती है। तो दोस्तों सुमित्रा जी वहाँ से चली जाती हैं और एक दो दिन और बीत जाता है। फिर आती हैं कोठे पर और कोठे पर आती हैं तो उस लड़की से मिलती हैं। अभी भी जो लड़की होती है उस डायरी में लिख रही होती है। सुमित्रा जी कहती हैं अब तुम्हारी डायरी कंप्लीट हो गई हो तो अब दिखा दो। तो वो लड़की कहती है अभी नहीं लिखी है, अभी तो मैं लिख रही हूँ। मगर जब मालकिन से सुमित्रा जी बात करती हैं तो मालकिन कहती है अब इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले तो ये किसी भी कस्टमर को नहीं मना करती थी, अब तो मना भी करती है, कई बार खाना नहीं खाती है। इस डायरी के चक्कर में पता नहीं इसे क्या हो गया है, हर टाइम इस पर लिखती रहती है, कुछ ना कुछ लिखती रहती है। अगर मैं ज़बरदस्ती किसी कस्टमर के पास में इसे भेज दूँ तो उसके पास में जाती है और वहाँ से तुरंत आती है तो तुरंत फिर लिखना चालू कर देती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। आप इसके जो डायरी है उसमें नज़र बनाए रखना, कुछ ऐसा वैसा नहीं लिख दे ये। तो सुमित्रा जी कहती हैं जो मालकिन होती हैं उससे कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंग्लिश में लिखती है, मैं देख लूँगी। क्योंकि जो इंग्लिश होती है दोस्तों कोठे पर किसी को नहीं आती है, तो इसीलिए जो कोठे की मालकिन होती हैं वो सुमित्रा जी से कहती हैं। तो सुमित्रा जी अपने घर पर चली जाती हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, सुमित्रा जी अपने घर पर होती हैं, खाना खा रही होती हैं और कुछ काम उनका डरा हुआ होता है, वो भी उन्हें करना होता है। तभी कोठे से मालकिन का कॉल आता है। मालकिन उनसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो सुमित्रा जी? तो वो कहती हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ काम है। तो मालकिन कहती हैं तुम्हारा जो भी काम हो और जो भी तुम खाना खा रही हो सभी को छोड़ छाड़ कर जल्दी से कोठे पर आ जाओ। तो सुमित्रा जी सोचती हैं हो सकता है कि कोठे पर पुलिस आ गई हो या रेड वगैरह पड़ गई हो और हो सकता है किसी को कुछ हो गया हो। तो सुमित्रा जी उस लड़की के बारे में पहले पूछती हैं उस लड़की को तो नहीं कुछ हो गया? तो मालकिन कुछ नहीं कहती हैं, वो कहती हैं सिर्फ तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ कोठे पर, यहीं पर आकर जल्दी से देख लेना। तो सुमित्रा जी खाना वहीं पर छोड़ देती हैं, अपने काम को छोड़ देती हैं और सीधा भगती हैं कोठे की तरफ में। जब कोठे में पहुंच जाती हैं तो बाज़ार में तो जैसा बाज़ार चलता है वैसा ही चलता है, मगर जब से कोठे के अंदर जाती हैं तो देखती हैं जो कोठा है उसकी सारी खिड़कियां बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। अंदर जाती हैं तो एक तरफ में जितनी भी सेक्स वर्कर थीं, जितनी भी लड़कियां थीं वो एक साइड में खड़ी हैं और दूसरी साइड में उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों जब सुमित्रा जी ये देखती हैं तो भावुक हो जाती हैं, रोती हैं और पूछती हैं ये कैसे हुआ?
तो मालकिन कहती है हमें तो कुछ नहीं पता है। मगर ये लड़की कल से कह रही थी, जो सुमित्रा जी हैं उन्हें बुलाओ। वो मुझसे कहती हैं कि वो मेरी डायरी का आखिरी पन्ना लिखेंगी, मगर मैं अब अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखने जा रही हूँ, तो उन्हें बुलाओ। मैंने उन्हें हरा दिया है, वो नहीं लिख पाएंगी मेरी डायरी का आखिरी पन्ना, मैं ही लिख रही हूँ। दोस्तों, उस लड़की ने अपनी जो मौत थी आखिरी पन्ने में लिख दी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो मालकिन सुमित्रा जी से कहती हैं इसी की जो डायरी है उसी में सब कुछ लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा है, आप इसको देखो और जानो आखिरकार ये कैसे मरी, क्या हुआ इसके साथ में। दोस्तों, जो सुमित्रा जी होती हैं वो उस डायरी को लेती हैं और उस डायरी को पढ़ना चालू कर देती हैं। तो उस डायरी में एक अलग ही कहानी लिखी होती है। दोस्तों, ये लड़की होती है 16-17 साल की, बम्बई में रहती है, बम्बई के एक चौल में रहती है। इसके पिता हैं जो गुजर चुके हैं, तो परिवार में इसके जो मम्मी हैं और ये है। दोस्तों, इसकी जो माता है वो लोगों का झाड़ू करती है, बर्तन करती है। कई बार ये लोग खाना भी नहीं खा पाते, इतने पैसे भी नहीं होते इनके पास में, कई रात तो ये भूखे सो जाते हैं। तो एक दिन माँ बीमार हो जाती है। अब इतने पैसे भी नहीं होते हैं घर में कि माँ का इलाज करा सके। तो ये लड़की बहुत काम ढूंढने का प्रयास करती है, किसी का झाड़ू पोंछा मिल जाए, किसी को खाना बनाना मिल जाए, मगर इस लड़की को काम नहीं मिलता है। तो ये अपनी माँ का भी इलाज नहीं करा सकती थी, क्योंकि दोस्तों ये लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, तो इनके पास में कहाँ पैसे थे। तो इनका एक सगा चाचा होता है। तो सगा चाचा से उसकी माँ कहती है कि जो मेरी बेटी है उसे कुछ काम दिलवा दो जिससे घर में 2 पैसे आएँ। लड़की भी मेरा काम करना चाहती है क्योंकि मुझसे तो काम नहीं हो रहा है। तो इसका एक सगा चाचा होता है, वो कहता है ठीक है, एक डांस बार है उसमें मैं लड़की का काम लगवा दूंगा, थोड़ा बहुत डांस वगैरह करना है बस। तो लड़की का वो डांस बार में काम लगवा देता है। अब लड़की उस डांस बार में थोड़ा बहुत डांस वगैरह करती है। तो लड़की ये महसूस करती है जो डांस का मालिक है और जो और भी लोग आते हैं जो दारू वगैरह पीते हैं, वो लड़की को गंदे तरीके से छूते हैं, उसके जो कमर है या उसकी पीठ है उस पर हाथ फेरते हैं। तो ये लड़की को महसूस होने लगा था कि यहाँ पर गलत काम भी होता है, क्योंकि लड़की को लगातार फोर्स भी किया जा रहा था कि कुछ पैसे ले लो, इसके साथ में रात बिता लो, थोड़े और पैसे ले लो, इसके साथ में रात बिता लो। तो वो लड़की उस काम को छोड़ देती है और घर पर आ जाती है और माँ से कहती है माँ वहाँ पर तो बहुत गंदा काम होता है, मैं इस काम को नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये कहते थे तुम सेक्स वर्कर हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, माँ मैं ये काम नहीं करूँगी। तो एक दिन उसका चाचा उसके घर पर आता है, उसकी माँ की तबीयत देखता है। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, पैसे भी घर में नहीं थे। तो माँ उससे फिर कहती है कि कोई काम हो तो इससे दिलवा दो, वो काम तो अच्छा नहीं था, कोई अच्छा काम हो तो दिलवा दो, ये कर लेगी। तो चाचा कहता है हाँ एक काम तो है, बहुत अच्छा काम है, मगर मुंबई में वो काम नहीं है, वो दिल्ली के अंदर है। तो लड़की हाँ कर देती है, कैसा भी काम हो मैं कर लूँगी अपनी माँ के लिए। तो वो लड़की को वहाँ से ले जाता है, पहले दिल्ली ले जाता है, दिल्ली के बाद वो मेरठ ले जाता है। मेरठ में एक कोठे पर पहुँचता है और कोठे पर ले जाकर उस लड़की को धोखे से बेच देता है 2.5 लाख रुपए में। जब लड़की को बेच देता है तो लड़की उस किताब में लिखती है कि वो रात मेरे लिए भयानक थी, वो लोग मुझे मारा करते थे, पीटा करते थे, मैंने कई बार वहाँ से भागने का प्रयास भी किया, मगर हर बार वो मुझे पकड़ लेते थे, मारते थे, पीटते थे। मैंने जो मालकिन थी कोठे की उनसे कहा अगर मुझे और काम हो वो करवा लो, मुझे ये काम मत करवाओ। वो कहती है यहाँ पर और क्या काम करवा लें, यहाँ पर तो यही काम होता है, यही तुझे करना पड़ेगा। तो मैंने मालकिन से कहा मैं झाड़ू कर लूँगी। तो वो कहती है यहाँ पर झाड़ू नहीं होता है, यहाँ पर तो यही काम होता है। तो वो कहती है कि मैंने मालकिन से कहा मैं सभी लोगों के लिए खाना बना दूँगी। तो मालकिन कहती है यहाँ पर खाना नहीं बनता है, यहाँ पर तो यही सब काम होता है। तो लड़की मालकिन से कहती है मैं यहाँ से बाहर जाकर कुछ काम करूँगी, फिर यहीं पर रहूँगी, यहाँ से नहीं भागूँगी, आपको पैसे ला कर दूँगी, बस मुझसे ये काम मत करवाओ। तो मालकिन कहती है यहाँ पर तो यही काम होता है जिस्म फरोशी का, और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो लड़की मना करती रहती है। तो उस रात में उस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, और जो व्यक्ति उसे मार रहा था, पीट रहा था, वो उसी के साथ में गलत काम कर देता है। गलत काम करने के बाद में और भी 2 व्यक्ति आते हैं रात में और उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं 2-3 लोग रात में, तो वो लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है और वहीं पर अपना सरेंडर कर देती है। और वो सोच लेती है जो मेरी ज़िंदगी है अब तो यही मेरी ज़िंदगी है। और वो लड़की लिखती है अपनी डायरी में, कई दिन तो ऐसे आते हैं जो अधेड़ उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, और हर बार मेरे जिस्म को नोचा जाता है।
किसी को परवाह नहीं है मेरी। मैं रोज़ उनके लिए तैयार होती हूँ, रोज़ मेकअप करती हूँ और वो डायरी में लिखती है कि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि कई बार तो मैं नंगन अवस्था में ही रूम में पड़ी रहती हूँ। मालकिन से मैंने बोल दिया है जितने भी कस्टमर आएँ आप सीधा ही अंदर भेज दो, मुझसे बार बार ये कपड़े पहन कर तारना नहीं होगा, मैं नहीं पहनना चाहती इनको, मैं नंगन ही पड़ी हूँ, जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको सभी को आने दो। दोस्तों वो लड़की कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उस कोटे के अंदर अपनी ज़िंदगी से जूझ रही होती है, उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है बाहर जाने की। और वो अपनी डायरी में लिखती है, लास्ट पन्ने में लिखती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर कर कहाँ ले जाओगी, मेरे घर पर भेज दोगी, जो मेरी माँ है उससे मैं कैसी नज़रें मिलाऊंगी, और जो मेरी माँ है क्या पता वो अब रही है या मर गई है, और जो मेरे चाचा है वो मुझे फिर से बेच देगा। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी लास्ट पन्ने में मेरी यही कहानी है, मैं मर रही हूँ। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ये जीवन तो तुमने दे दिया, जितनी भी दिक्कत थी परेशानी थी अब मैं काट कर जा रही हूँ यहाँ से, मगर अब मुझे इस दुनिया में मत भेजना, क्योंकि इस दुनिया का जो व्यक्ति है वो इंसान नहीं हैवान है, शैतान है। और वो डायरी उनके हाथ से वो मालकिन ले लेती है और उस डायरी को वहीं पर जला देती है, क्योंकि मालकिन को डर था हो ना हो इसमें ऐसे सबूत हों, कुछ ऐसी बात हो जो हमारे लिए दिक्कत दे, परेशानी दे, पुलिस आ जाए, हो सकता है पुलिस का कुछ मैटर बन जाए, तो उसे जला देती है। और मालकिन सुमित्रा जी से कहती है कि अब तुम यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। तो सुमित्रा जी कहती है कि इसकी बॉडी का क्या करेंगे, इसके घर पर पहुँचाएंगे और कहाँ पर क्या करेंगे, इसको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, जो इसकी अंतिम क्रिया है उसमें मुझे शामिल होने दो। तो कोठे की मालकिन कहती है हमें नहीं पता है कि इसका घर कहाँ है, और हज़ारों लोग कोठे पर लड़कियों को लाते हैं बेचने के लिए, जब वो पैसा लेकर चले जाते हैं, डील हो जाती है, तो हमें ना उनसे मतलब है ना उन्हें हमसे मतलब है। तो सुमित्रा जी आखिर में कहती हैं कि बहुत सी जो सेक्स वर्कर लड़कियाँ हैं वो मेरे आगे मरी हैं, ये लड़की भी मेरे आगे मरी, इसकी लाश भी मेरे आगे पड़ी थी, मगर मुझे नहीं पता है कि इनकी इस लाश है उसके साथ में क्या किया जाता है। ना तो इनकी जो बॉडी है उनके घर तक पहुंचती है, ना पुलिस में कंप्लेंट होती है, ना इनका पोस्टमार्टम होता है, ना इनकी आरती उठती है, ना इन्हें दफनाया जाता है, ना जलाया जाता है। पता नहीं चलता है कि जो कोठे के मालिक हैं इन लड़कियों को कहां गायब कर देते हैं। और वो कहती हैं मुझे खेद है ये बताने में कि इन सेक्स पर लड़कियों को जिंदा में तो इनको कोई सम्मान वगैरह नहीं मिलता है, जब ये मर जाती हैं फिर भी इनको सम्मान नहीं मिलता है, पता नहीं इनके साथ में क्या किया जाता है। तो भगवान किसी को सेक्स वर्कर ना बनाए। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है पूरी कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।